हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है BSB पटना क्लास में। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, और अध्ययन 8, ठीक है। तो हम इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है, वो भी अगर वीडियो नहीं देखे तो इसको डिस्क्रिप्शन में देख ले, या आपको इस चैनल में वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे जीवों का जनन कैसे करते हैं। तो आज हम इसको वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो उसके बारे में जानेंगे और इसी से क्वेश्चन भी आता है। तो बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी शेयर कर दे, ठीक है। लाइक कर लो सभी आदमी। तो चलिए फटाफट लाइक कर ले और लाइव में सब स्टूडेंट जुड़ जाए, फटाफट जुड़ जाए लाइव में। लाइव क्लास हो रहा है। चलिए तो हम आज चैप्टर अध्ययन 8 यानी जीव जनन कैसे करते, इस चैप्टर को बारीकी से जानेंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक है, मेरे सामने आ चुका है स्क्रीन पे इस तरह से। जनन क्या है, ठीक है। आप लोग को 12th में भी ये पढ़ना है, ठीक है। तो अभी भी मन से पढ़िए, 12th में भी ये पढ़ना होता है। जनन क्या है, ठीक है। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। क्या सजीव क्या होते हैं? जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। जीवन को निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, ठीक है, पृथ्वी पे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है टॉपिक 2 में। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के ही क्या कहते हैं? हम DNA कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? DNA। चलिए DNA के फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होता है DNA के फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। के अणुओं में आनुवंशिक का गुण होता है, ठीक है। इसमें किसका गुण होता है? तो आनुवंशिक का गुण होता है। चलिए समझते चलिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी से आप लोग का लघुत्तरीय भी क्वेश्चन होगा और VBI ऑब्जेक्टिव भी 40-50 क्वेश्चन पूछेंगे हम। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। DNA के प्राकृतिक बनता है, ठीक है। DNA प्राकृतिक बनाता है तथा नई कोशिकाओं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाओं एक समान है, ठीक है। क्या है? एक समान है परंतु समरूप नहीं है, ठीक है। परंतु समरूप नहीं, एक समान है परंतु समरूप नहीं है, ठीक है। विभिन्नता का महत्व देख लेते हैं, ठीक है। विभिन्नता का क्या महत्व है? चलिए एक में देख लेते हैं। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तर जीविता बनाए रखने के उपयोगी करता है, ठीक है। दूसरा में देख लीजिए जैसे विकास का आधार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रजनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। ये सब को आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अभी पढ़िएगा अच्छे से, तो 12th में साइंस में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोनों के बारे में जानते हैं बारीकी से। अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं, ठीक है। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। क्या एकल जीव क्या होता है? नए जीव उत्पन्न करता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है इसमें। नए जीव पौत्रिक जीवों के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है, ठीक है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसी तरह लैंगिक जनन देखते हैं क्या है। 2 एकल जीव मिलकर नया जीव को उत्पन्न करता है, जैसे XY, ठीक है। नर युग्म व मादा का युग्म बनाते हैं, ठीक है। नया जीव आनुवंशिक रूप से पौत्रिक जीवों के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने के सहायक होते हैं। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? उच्च वर्ग के जीवों में भी पाया जाता है ये सब लैंगिक जनन। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर ले सभी आदमी। चलिए अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से में विभाजित होती है तो इसे हम विखंडन कहते हैं, ठीक है। द्विविखंडन क्या होता है? जीव
दो कोशिकाओं में विभाजित होता है उसे हम द्विविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, लिस्मानिया, ठीक है, ये सब द्विविखंडन है। चलिए ऑर्गेनिक से कुछ देखते हैं। बहुखंडन, बहुखंडन क्या है? जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होती है, उसे बहुखंडन कहते हैं। आप लोग नाम से भी जान सकते हैं, बहुखंड यानी बहुत कोशिकाओं में विभाजित होगी, द्विखंडन यानी दो कोशिकाओं में विभाजित होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। खंडन क्या है? इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिका जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, इसे ही खंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे एस्पाइरो गायरा, ठीक है, एस्पाइरो गायरा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़े में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा का नया जीव का विकसित होता है, उसे हम कह रहे हैं पुनरुत्थान या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, इसको जितना भी आप विखंडन कर दीजिए उतना जीव उत्पन्न कर देगा, ठीक है। जैसे 100, 200, 500 विखंडन कीजिए आप, उतना जीव ये उत्पन्न कर देगा, ठीक है। हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कुछ टॉपिक और। मुकुल, मुकुल क्या है? इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभरा हुआ उत्पन्न होता है जो मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव से विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, हड्रा, यीस्ट, खमीर, ये सब उदाहरण में है। चलिए आगे देख लेते हैं बीजाणु, ठीक है। क्या है बीजाणु? समासंघ। बीजाणु समासंघ क्या है? कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धनी बनती है, ठीक है, जिनमें बीजाणु होते हैं। क्या? बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटे भित्ति के रक्षित होती है। अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। तो बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देख ले टॉपिक। एक ही वीडियो में आपको पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है टॉपिक, आप इसको बारीकी से पढ़ते चलें, पूरा वीडियो देखें। चलिए कायिका प्रवर्धन। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिका भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ आदि से होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कायिका प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियाँ। जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंद, तने द्वारा क्या होता है? आलू, अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलक की पत्तियों की ओर पर कलिकाएँ होती है जो विकसित होकर नए पौधे में बनती है। चलिए बी में देखते हैं, क्रमिक विधियाँ देखते हैं। रोपण आम होता है, कर्तनी गुलाब होता है, लेयरिंग चमेली होता है, ठीक है, इस तरह से। चलिए उत्तक संवर्धन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस विधि में शाखा के सिरों से कोई कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, में परिवर्तन हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसे क्या होता है? विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जिसे फिर मिट्टी में रोपण कर देते हैं। क्या? फिर मिट्टी में क्या कर देते हैं? रोपण कर देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, आर्किरक, सजावटी पौधे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक फिर से आ चुका है, कायिका संवर्धन में लाभ क्या है, ठीक है। बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि ये नए पौधे को बना सकते हैं, ठीक है। नए पौधे आनुवंशिक के रूप में जनक के समान होते हैं, ठीक है। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का रास्ता और आसान तरीका है। ये कायिका संवर्धन के सब टॉपिक है, ठीक है। अब लैंगिक जनन देख लेते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रजनन क्या है?
लैंगिक प्रजनन नर मादा व युग्मों के मिलने से होती है। नर व मादा युग्मों के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन क्या है? फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग क्या होते हैं? बादल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होती है। ठीक है, फूलों के प्रकार। उभयलिंग पुष्प, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थिति होते हैं। उदाहरण जैसे सरसों, गुड़हल। ठीक है, एक लिंग पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही क्या होता है? जननांग उपस्थित होते हैं, उससे हम एक लिंग पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूजा। चलिए आगे देख लेते हैं, पुष्प की संरचना देख लेते हैं। बीज के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, परागकोश में उत्पन्न पराग हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में देख लेते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है तथा युग्म का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में क्या होता है? बदल जाता है। चलिए 5 में देख लेते टॉपिक। अंडाशय फल में बदला जाता है। ठीक है, तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सब टॉपिक समाप्त हो रहा है। ठीक है, आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, इसी से आप लोग के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और लघुत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा। आप लोग इससे बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, हम जब कराएंगे ना तब उस समय। चलिए मानव में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानवों में लैंगिक जन्म होते हैं। ठीक है, लैंगिक परिपक्व जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था की इस अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, यौनारंभ के परिवर्तन क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए टॉपिक है, चलिए ए में है किशोरावस्था में एक समान कांख व जननांग में के पास गहरे बालों का उगना। ठीक है, त्वचा तथा तौलियों होने, तैलिया होना तथा मुहासे से निकलना। ठीक है, चलिए लड़कियों में जान लेते हैं किशोरावस्था कब आती है। स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। ठीक है, ये सब लड़की की खूबी है। लड़कों में देख लेते हैं, चेहरा पर दाढ़ी मूछ निकलता है, आवाज़ फटता है। ठीक है, ये परिवर्तन संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्व हो रही है। ठीक है, चलिए नर जनन तंत्र देखते हैं क्या है। विषम उदर गुह के बाहर विषम कोश में उपस्थित होते हैं। विषम कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होते हैं जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यकता होते हैं। नर युग्म यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, विषाणु ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रित करता है। लड़कों में यौन समूह का परिवर्तन। ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या है? ये शुक्राणुओं को वृषण से क्या होता है? शीर्ष तक पहुंचाता है। ठीक है, मूत्र मार्ग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह मूत्र और वार्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है। ठीक है, बाहरी आवरण के साथ इसे शीर्ष कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ कौन होता है? शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इसे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। ठीक है, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वार्त्या बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र, अंडाशय के बारे में कुछ जानते हैं।
मादा युग्म अथवा अंडा कोशिका का निर्माण अंडाशय में होती है। लड़की में जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडा होते हैं। ठीक है, जब लड़की जन्म लेता है उसी समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होते हैं। ठीक है, यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंडा परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंडा कोशिकाओं व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए गर्भाशय देखते हैं क्या है। यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। पॉइंट दूसरा, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा यौन में खुलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब अंडा कोशिकाओं का निषेचन होता है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मज में विभाजन का विभेदन होता है। यह भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ क्या क्या निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। प्लेसेंट। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है तो नीचे देखते हैं। माँ के रक्त को ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण से प्रदान कराना। ठीक है, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना। ठीक है, ये सब उसका कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडा के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय तक गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी अवधि लगभग कितने महीने की होती है तो 9 महीने की होती है। ठीक है, आप लोग लाइक कर ले सभी आदमी जो वीडियो पर बने हैं वो। चलिए आगे देख लेते हैं फिर से। जब अंडा का निषेचन नहीं होता है, हर महीने में गर्भाशय खुद को निषेचन अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, गर्भाशय की भित्ति मसल एवं स्पीजो से होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरत है। ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति को आमाशय नहीं रोकती है। ठीक है, यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं मांसक्यू के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे स्त्रव अथवा रोजोधर्म कहते हैं। ठीक है, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडा का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप रोजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रोजोनिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजोनिवृत्त कहते हैं। चलिए जनन का स्वास्थ्य देखते हैं। जनन का स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयामों जैसे शरीर, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, रोगों का मौलिक संरचना STD। अनेक रोगों का अलैंगिक संरचना भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गनोरिया, सिफिलिस। ठीक है, विषाणु जनित मस्सा, HIV या एड्स, ये सब है रोग। चलिए, कंडोम के उपयोग से इन लोगों का संरचना कुछ सीमा तक रोकने का संभव होता है। गर्भरोधन को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। ठीक, गर्भरोधन का रोकना गर्भरोधन कहलाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं पर डिटेल्स में। गर्भरोधन के प्रकार कितने? यांत्रिक अवरोधन, शुक्राणु के अंडकोशिका तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है। ठीक है, जो शुक्राणु होता है उसको अंडकोश तक नहीं पहुंचाने देते, क्या है वो कंडोम। उदाहरण, शीर्ष को ढकने वाले कंडोम। ठीक है, यौन में रखे जाने वाले सर्वाइका कैप। ठीक है, सर्वाइका कैप। चलिए आगे देख लेते हैं। रासायनिक तकनीक को देख लेते हैं।
मादा में अंडा को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलित को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इससे अन्य प्रभाव विपरीत भी हो जा सकती है। आईयूसीडी के बारे में जानते चलिए। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते फिर से। शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी। ठीक है, शल्य क्रिया के बारे में जानते हैं। नसबंदी क्या होता है? पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं को स्थानांतरित को रोकना। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी नसबंदी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी क्या कहलाता है? महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंडा को स्थानांतरण को रोकना। ठीक है, वो ट्यूबेक्टोमी कहलाते हैं। चलिए, भ्रूण हत्या क्या है? मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, भ्रूण हत्या क्या है? तो मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक है तो इसका देख लेते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यकता है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग का निर्धारण जैसी घटनाओं में रोकना होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। लाइव क्लास हुआ। ठीक, इसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव और हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आप लोग चैनल को नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।